क्योंकि अमेरिका का 29 अप्रैल आ गया, उनका 60th डे पे ट्रंप को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कांग्रेस के पास जा रहे हैं या वॉर को खत्म डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर अपने फ्यूचर में जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। इट विल बी हिज चॉइस। ये ईरान ये भी नहीं कह सकता कि हम बातचीत करने के लिए पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने एक फेस सेविंग के लिए ये बयान जरूर दिया है कि हम बायलैटरल्स के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान, ओमान और रशिया। लेकिन ये फैक्ट है कि वही टीम के 80% मेंबर्स अब्बासी के साथ आए हैं इस्लामाबाद, जो नेगोशिएटिंग टीम में थे। तो ये सोचना बेवकूफी होगी कि वो पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ओमान और मॉस्को घूमने जा रहे वही टीम जो नेगोशिएटिंग टीम थी। तो इट इज अ ओपन सीक्रेट कि वो वहां किस पर्पस में आए। क्योंकि हाँ, आसिम मुनीर से एक लंबी बातचीत भी उस दौरान हुई थी फोन पर, उसके बाद उनका जाना हुआ था, इसीलिए अब खबर आ रही है सर, उसको पहले साझा कर देती हूँ फिर आपके पास आती हूँ। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच में ईरान की बड़ी धमकी देखने को मिली है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान ने कहा है कि इजराइल अमेरिका को बड़ी हार मिलेगी, फारस की खाड़ी में मिलेगी और इस्फहान तबास जैसी हार मिलेगी। ईरान के जुडिशरी चीफ मोहसिनी ने यह चेतावनी जारी की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एक बड़ी हार का सामना अमेरिका और इजराइल दोनों को करना होगा। खैर अभी तीनों देश बल्कि सीज फायर में है, लेकिन युद्ध में है कैप्टन श्याम कुमार। ऐसे में ये तमाम प्रेशर पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, क्योंकि बातचीत की टेबल पर आने से पहले इन चीजों को भी करना होगा। नमस्कार, जय हिंद, सर्ववर्ण। देखिए, अमेरिका ने जो रणनीति बनाई उसके हिसाब से उसने जो पहले स्टेजेस में जो किया, जिसको वो टेस्टिंग, ट्यूनिंग और एक तरह से एनालिसिस कहते हैं, और अब रीसेट कर रहे हैं। तो रीसेट के बीच में जो एक क्रांति से पहले की शांति लाई उन्होंने और एक स्लो युद्ध का रूप डाल दिया है। ये भी एक बनी बनाई नीति का हिस्सा है जिसको मैं मानता हूं। और ब्लॉकेड किया गया है एक बहुत ही शानदार नेवल एंगेजमेंट और नेवल वॉरफेयर के हिस्से की तरह, जिसको कि सब समझते हैं। लेकिन इस तरह की ब्लॉकेड जब नेवल पावर का बहुत बड़ा कोई करना होता है यूज, तब ब्लॉकेड किया जाता है। और ध्यान रहे, जो लोग कहते हैं कि ब्लॉकेड इफेक्टिव नहीं है, उनको ये समझना होगा कि ब्लॉकेड एक्चुअली नलिफाइड हो जाएगा बाद में अगर ये इफेक्टिव नहीं है। और ब्लॉकेड करने से पहले जो भी देश ये करता है, उसका जो चौथा क्लॉज है कि वो पूरी विदर विदऑल अपनी माइट के साथ वहां आए और ये दिखाए कि मैं ये कर सकता हूं। और समुद्र में ब्लॉकेड का मतलब है विशाल समुद्र, तो विशाल सेना। और विशाल सेना का मतलब आप समझते हो, जो वो लेके आया है। 2/3 अपने जमावड़े को उसने आज मिडिल ईस्ट में इकट्ठा किया। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, आप समझ सकते हो उसके पहले कितनी तैयारी की गई थी और कितने राष्ट्रों को पहलू में लिया गया था। तो ये आसान बात नहीं है। पहले तो ये टैक्टिकल घटना नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक घटना है और इसके पीछे बहुत कारण है जिसका फल अमेरिका उसको लेना चाहेगा। जो उसने सीड बोए हैं धीरे धीरे करके, उसको वो इनकैश करेगा। फिलहाल ये मान के चलिए, ब्लॉकेज हॉर्मुज पे नहीं है, ब्लॉकेज ईरान पे जाने वाले शिप्स और निकलने वाले शिप्स, चाहे वो बंदर कस्क हो, चाहे वो बंदर अब्बास हो, चाहे वो बुशेयर हो या खुर्रम शहर हो, चाहे जितने छोटे पोर्ट हो, उन पर है। और उसमें 500 मिलियन बैरल का पर डे का तेल और 15% ऑफ जीडीपी ऑफ ईरान सफर करेगा। स्लो ब्लीडिंग होगी, तो स्लो ब्लीडिंग के लिए उन्होंने ये तैयार किया है। 29 अप्रैल की माने तो हम बात करेंगे कांग्रेस के अप्रूवल की और क्या होगा उसके लिए। ईरान के अगेंस्ट में जो अभी फिलहाल स्थिति है, उसमें लगातार ट्रंप फांसे पे पासा फेंके जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं सीज फायर मैंने किया, मैंने बढ़ाया, मैंने वॉर को स्लो कर दिया, मैंने बहुत सारी कोशिश की, मैं लगातार इस्लामाबाद जा रहा हूं, मैं खुद भी जाने के लिए तैयार हूं। अरे हॉर्मुज को खोलो, न्यूट्रल शिपिंग्स को जाने दो। जो लोग यहाँ पे अभी पैनल में कह रहे थे कि कुछ शिप्स वहां से गए हैं, वो उनके फेवर में है, क्योंकि ब्लॉकेड कहता है कि न्यूट्रल शिपिंग को आपको जाने देना पड़ेगा। सिर्फ बेलिजरेंट कंट्री के अगेंस्ट में आपका ब्लॉकेड होगा, डिक्लेयर होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ, टाइम के साथ पब्लिश किया जाएगा और न्यूट्रल शिपिंग को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये सब वो उसी तरह से कर रहा है और इसमें टाइम लगेगा। ये ब्लॉकेड जब होता है तो लंबा समय लगता है, तो इसलिए अभी रुकिए। और इसके साथ साथ क्या कर रहा है, वो अपनी माइंस क्लियरेंस कर रहा है। जब मैंने पिछली बार आपको कहा था कि वहां पे इनविजिबल फोर्सेस अपना काम कर रही हैं और माइन स्वीपिंग के लिए आजकल कोई वहां जाता नहीं। 6000 माइंस इन्होंने लगाया है। एडमिरल ब्रैड कूपर की सुने अगर 20 दिन पहले की स्टेटमेंट, तो उसमें से करीब करीब 800 माइंस इन्होंने क्लियर किए। उसके लिए रोबोटिक्स चाहिए, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, ऑटोनोमस बोट्स चाहिए और उसके तंत्र चाहिए। मैग्नेटिक माइंस हो, मूड माइंस हो, फ्लोटिंग माइंस हो, अकोस्टिक माइंस हो, वो इक्विपमेंट है।
लगातार ड्रोन्स चक्कर काट रहे हैं ऊपर ऊपर, और सतह तक 20, 25, 300 और 500 फीट तक की माइंस को भी डिटेक्ट किया जा रहा है ड्रोन्स के साथ, और उनको उसी तरह से ऑटोनोमस बोट के साथ गाइड किया जा रहा है। और तीसरा जो रोबोटिक्स उनको जाके डिस्ट्रॉय कर रहा है। 600-700 माइंस के करीब करीब 1000 वो चैनल क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें तो समय लगेगा, और वो भी इनविजिबल, कोई शिप खाड़ी के अंदर नहीं जा रहा। वॉरशिप ऐसा नहीं कोई लगता अब्राहम क्योंकि लिंकन 200 कभी भी ये बात ईरान की तरफ से भी इनकार नहीं की गई। ईरान को अगर भरोसे में लेकर के ये काम किया जाता तो हो सकता है ईरान थोड़ी तो मदद करने की कोशिश तो करता, प्रोफेसर पाशा। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आती है कि उनके थाड खत्म हो चुके हैं, उनके तमाम एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं, उन्होंने आधे से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल कर लिया है, अमेरिका के संदर्भ में ये कह रही हूँ। तो अब ऐसे में अगर उन्हें बनाने में 1 से 4 साल का वक्त लगेगा तो क्या अमेरिका सच में अभी भी इस जंग को आगे बढ़ा सकता है, जब ईरान के लिए यही रिपोर्ट बिल्कुल अपोजिट है कि उसके पास अभी भी 70% मिसाइल्स बची हुई हैं, उसके पास 40% ड्रोन क्षमता बची हुई है। अमेरिका फिर से युद्ध में उतरेगा? मेरे ख्याल से अगर वो निर्णय लेते हैं ट्रंप कि दोबारा ईरान पे हमला होना है या इजराइल के साथ, जरूर करेंगे वो। देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, हालांकि बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट और कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि अमेरिका ने काफ़ी कुछ गोला बारूद, मिसाइल्स वगैरह सब इस्तेमाल करे हैं और यूक्रेन को भी दिए थे। लेकिन पिछले कई दिनों से ये हरकुलस प्लेन्स जो है, मैं डिटेल में नहीं जानता, दिन रात जो है गोला बारूद, मिसाइल्स वगैरह, टमाहोक, क्रूज मिसाइल्स पूरे खाड़ी के देश में ला रहे हैं और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इन मिसाइलों की कमी नहीं है। और ये कहाँ से ला रहे हैं? ये पूरे नाटो देश क्यों अमेरिका से खफा है या गुस्से में है? क्योंकि इनकी दिफा के लिए रखा गया था वहाँ, चाहे ब्रिटेन में हो, जर्मनी में हो, इटाली वगैरह वगैरह, सबसे वहाँ से ढूंढ छूट के सब ला रहे हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया, इसकी किल्लत है और इसको फैक्ट्री से लाने में काफ़ी समय लगता है। पहले तो साउथ कोरिया नाराज़ है और यूक्रेन भी नाराज़ है क्योंकि वहाँ से भी लाए। तो अगर अमेरिका चाहता है तो ज़रूर जंग करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी पैनलिस्ट इसको डिस्प्यूट नहीं करेंगे। लेकिन ये जंग क्या अमेरिका के हक में है? क्या अमेरिका अपने मकसद को हासिल कर सकेगा, या सिर्फ सिविलियन टारगेट्स जो बचे हैं ईरान में उस पे बमबारी करेगा, जिससे सिविलियंस का नुकसान और होगा और वहाँ काफ़ी बर्बादी भी होगी। तो अब ये जो है ईरान पे काफ़ी 13,000 शायद हमले करे हैं दोनों मिलके, इजराइल और अमेरिका, और काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अभी भी ईरान जो है उसके पास, जैसा आप बता रहे थे, सभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, कई मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं और नेवी भी उनकी काफ़ी मजबूत है जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ईरान जिस तरीके से वो डिमांड्स रख रहा है, चाहे खाड़ी के ओपनिंग में हो या फ्रोजन असेट्स हो या हमला करने की जो टारगेट्स आपने बताया यूएई से लेके कुवैत तक जो लॉक कर दिए गए हैं, तो इससे देखिए नुकसान सिर्फ ईरान का ही नहीं होगा अमेरिका की बमबारी से या इजराइल की बमबारी से। ये खाड़ी के देश में जो कुछ भी बचा है वहाँ ऑयल और गैस और दूसरे इंस्टॉलेशन, उसके अलावा पावर प्लांट्स और डिसलिनेशन प्लांट्स को भी कोलैटरल डैमेज की तरह वो हो सकता है। और वहाँ जो भारतीय और हजारों के लाखों के इमिग्रेंट्स हैं उन पे काफ़ी नुकसान होगा और प्रॉब्लम्स होंगे। और सबसे बड़े दिक्कत ये होगी कि कई महीनों और सालों तक तेल या गैस यहाँ से नहीं आएगा और पूरी दुनिया में जो किल्लत है, मतलब कोई भी देश इससे बचा नहीं है, चाहे वो गैस हो या ऑयल हो या फर्टिलाइजर हो या एल्यूमिनियम हो या दूसरे प्लास्टिक मटेरियल हो, सभी दिक्कत में हैं। और अब ये जंग अमेरिका छेड़ता है तो अमेरिका के लिए भी नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ ऑयल प्राइसेस डबल हो गए हैं। जो $2.5 थे अब 4, सवा 4, 4.5 के करीब हो गया है सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट्स में। और वहाँ इन्फ्लेशन भी 3.5 के करीब हो गया है। और जो लोग
वहाँ स्टॉक मार्केट में पेंशन फंड्स और मिडिल क्लास लगाए थे, अरबों डॉलर वहाँ वाइप आउट हो गया है। तो मागा के सपोर्टर्स भी सड़क पे कई बार आए हैं कि ये जंग खत्म करो, और अमेरिका के प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी भी कम होती जा रही है, इलेक्शन आने वाले हैं, और रिपब्लिकन पार्टी भी जो है डेमोक्रेट से मिलके उनकी नाराजगी जाहिर कर रही है कांग्रेस में। और वहाँ ये तो सब बार-बार मुद्दों को देखते हुए हाँ। ट्रंप जो है शायद मेरे ख्याल से जंग नहीं करेंगे, इसलिए वो बार बार आग्रह कर रहे हैं ईरान से कि आप सीजफायर करिए और एक्सटेंशन करिए कर रहे हैं, और पाकिस्तान को भी मीडिएशन के लिए आमादा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी, हालांकि इजराइल का दबाव है उनके ऊपर कि जो भी उनके पास 35 निशाने हैं इजराइल वो खत्म करना चाहता है बमबारी से, ताकि इस इजराइल और अमेरिका की इस पूरे मुद्दे पर एक मत नहीं है, एक राय उनकी नहीं है। पूर्णिमा जी, अभी वहां से कौन कौन जा रहा है? जेरेड कुशनर से लेकर के विटकॉफ तक के नाम बताए जा रहे हैं। जेडी वेंस के इस बार नहीं जाने की क्या कोई महत्वपूर्ण वजह रहेगी? इसको साइडलाइन किया गया है मेरे ख्याल से। एट द एंड ऑफ द डे बोथ कुशनर और विटकॉफ ये लोग डिप्लोमेट्स नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के एक दामाद है, एक फ्रेंड है, दोनों बिजनेसमैन है, एंड बोथ ऑफ देम आर जूइश। और यहाँ पे दो तीन चीज हमें याद रखना पड़ेगा। नॉट ओनली जेरेड कुशनर हैज डायरेक्ट कनेक्शन विद सऊदी से उन्होंने $2 बिलियन की फंड लिए थे कंपनी खोलने के समय। उन्होंने लास्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रम्प जाने के बाद ये फंड लिया था। अभी भी उन्होंने एक्चुअली कोशिश कर रहे $5 बिलियन उनसे फिर से रेज करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल कनेक्टिविटी नहीं है सऊदी के साथ जेरेड कुशनर की, और उनके आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट जो इजराइल के साथ है वो ये डील में दिक्कतें ला रही है। सेकेंड ऑफ ऑल यहाँ पे हमें भूलना भी नहीं चाहिए ये शिया और सुन्नी की जो ईरान और सऊदी की जो एक टसल चल रही है, इसको भूलना नहीं चाहिए। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने न्यूट्रली ये सिचुएशन को देखना है, इसके बारे में बोलना बार बार के कहना, ये भूल जाना कि 300 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इजराइल एक्चुअली हैज। अब ग्लोबल प्रेशर और कोअर्शन के वजह से आप बोलेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे कोई न्यूट्रलिटी नहीं दिख रहा है, मुझे लॉपसाइडेड एक बायस दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंडा लेनी है कि अच्छा ईरान की प्रॉक्सीज है, ईरान टेररिस्ट स्टेट है, तो मैं तो क्वेश्चन करूंगी कि कौन होता है अमेरिका डिफाइन करने वाले, डिक्टेट करने वाले, कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है, किसके पास कितना प्रॉक्सी है, उसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है। तो अगर आप बोलेंगे ईरान के पास प्रॉक्सीज है, तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए कि अमेरिका का प्रॉक्सी कितना है। और अगर न्यूक्लियर वेपन की ही बात होती है, तो फिर इजराइल के पास अगर है तो ईरान के पास क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंडा लेना है कि ईरान इज अ टेररिस्ट स्टेट, उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, तो फिर कभी पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं आया? अगर यही चीज होता तो इंडिया क्यों बम नहीं गिरा के पाकिस्तान को खत्म कर देता? तो आइडिया इज इट्स वेरी हिपोक्रिटिकल सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आधा समय तो इंडियन मीडिया एक्चुअली जो अमेरिकन प्रोपेगेंडा है वही प्रमोट करते हैं, वही मैं देखती हूँ। बट क्वेश्चन करना चाहिए मेरे हिसाब से, न्यूट्रल रहना आने देता तो वहां से भी खबरें ले आता है, ऐसा भी नहीं है। इजराइल से जब जाकर के लाए थे तो ईरान अगर अलाउ करता तो वहां से भी खबरें ले आते। जानकारी आ रही है कि हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और कहा गया है कि हॉर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल दुनिया के लिए जरूरी है। अमेरिकी परमिशन के बिना कोई वहां से नहीं गुजर सकता है। ईरानी जहाजों पर नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान को परमाणु हथियार की जिद छोड़नी पड़ेगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। अब रिजवी जी, एक तरफ ईरान ये कहता है कि हमारी परमिशन के बिना वहां से कोई नहीं जा सकता है, दूसरी तरफ अमेरिका ये कहता है कि हमारी परमिशन के बिना से वहां से कोई नहीं जा सकता है। ऐसे में दुनिया क्या करे? हर कंट्री, ड्राई कंट्री अपने आप को कभी भी घोषित कर सकती है वाली कंडीशन में पहुंच गई है। अमेरिका वहां पर डेरा डाल करके बैठा हुआ है। अमेरिका अपनी शर्तों में टस से मस नहीं होना चाहता है और यही हाल ईरान का है। जी देखिए, मैं पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ जो डिस्कस हुए इसको कह दूं।
देखिए, यूएस एजेंसी ऑफ ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट है कि 2025 में $950 मिलियन यूएस ने इन्वेस्ट किए हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और इसका काम है प्रोपेगेंडा करना रशिया, चाइना और ईरान के खिलाफ। इसकी वजह से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, परसेप्शंस हैं जो दुनिया के ऊपर बनते हैं, और उसमें यही वाली बात है कि आईआरजीसी अलग है, गवर्नमेंट अलग है, ईरान अलग है। इस वजह से अमेरिकन सुप्रीमेसी, अभी यहाँ पे जो बातें हुई, मुझे ऐसे लगा कि अमेरिकन सुप्रीमेसी जो है हम लोगों को ऊपर हावी हो गई है। हम इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि अमेरिका भी हार सकता है, अमेरिका को भी हराया जा सकता है। जिस तरह से यहाँ बयान किया गया कि अमेरिकन ब्लॉकेड बहुत जबरदस्त है, एक भी शिप नहीं निकल सकता। मेरा सवाल यहाँ पे है, अगर इतना ही ब्लॉकेड कभी था तो यूएस नेवी की चीफ को फौरन क्यों हटा दिया गया? इतने सारे जनरल्स को क्यों वहां पे फायर किया गया? इतना ज्यादा कंफ्यूजन स्टेट जो यूएस के अंदर है, उसकी असल वजह क्या है? ईरान के अंदर बार बार कहा जा रहा है कि यूनिटी है, इत्तेहाद है, एकता है, लेकिन उस बात को नहीं कबूल किया जाता, क्योंकि हम लोग की मानसिकता ये बन गई है कि अमेरिका जो कह देगा, अमेरिका सर्वोपरि है। भले ही वो हमारे मुल्क का मजाक उड़ाता रहे, हमारे मुल्क के लिए अपशब्द कहता रहे, लेकिन हम जो हैं, हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम जो है अमेरिका को ही सर्वोपरि समझते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट की, अमेरिकन मीडिया की हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। इसी वजह से ईरान की बात को जो है वो कम आंका जाता है, अमेरिका की बात को आगे रखा जाता है। ये बात अभी जो यहाँ पे हुई कि अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा, ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान के बिल्कुल नजदीक है, उसके टेरिटोरियल वाटर में आता है। अमेरिका अपने टेरिटोरियल वाटर से 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सवाल अमेरिका से होना चाहिए कि आपको किसने दुनिया का चौधरी बना दिया है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ब्लॉक किया है, रिजवी जी कि ये सवाल नहीं हुए होंगे? मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से हर डिबेट में क्या सवाल पूछे जाएंगे? आप बताइए मुझे, आपको ऐसा कैसे पता कि अमेरिका से ये सवाल नहीं पूछे गए? दुनिया तो पूरी पूछ रही है कि वहां से अमेरिका कब हटेगा, और मैं भी ये पूछ रही हूँ अपने हर शो में। मैं आपको मुझे बोलने दिया, आपने किसी को आप बोलिए, मैंने आपको अभी भी नहीं रोका है। आप बिल्कुल बोलिए, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए, लेकिन पॉइंट पर डिस्कशन करिए, पर्सनल अटैक मत करिए। आपका एक नैरेटिव है और उसके खिलाफ किसी का कोई नैरेटिव नहीं है, किसी का कोई नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव जिसका है वो व्यक्ति कोसों दूर यहाँ से बैठा हुआ है। कोई अगर किसी देश के बारे में उल्टा कहेगा तो वो आप ही का देश था जो आकर के सामने आकर के फ्रंट फुट पर बोल करके गया था। आपको अपने देश पर भी शक है? लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रहा था, सवाल आप अमेरिका से पूछना चाहिए पूरी दुनिया को कि आप 10,000 किलोमीटर दूर आके ब्लॉकेट क्यों लगा रहे हैं? किसने आपको अधिकार दिया है कि आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाएं? क्या यूनाइटेड नेशन का काम नहीं है ये? क्या दुनिया के मुल्कों को मिलकर बात नहीं करनी चाहिए? ये चौधराहट अमेरिका के पास क्यों आई है और हमने क्यों उसको कबूल कर लिया है? दुनिया ने क्यों उसको कबूल कर लिया है कि ईरान भी वहां से ब्लॉकेट लगाएगा तो यूएस भी ब्लॉकेट लगाएगा, और दुनिया इस पे कोई भी मुखालफत नहीं कर रही है, कोई भी इसके खिलाफ आवाज। आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया वहां पर आकर के अमेरिका को वहां से हटने के लिए मजबूर कर दे? आप ये चाहते हैं? बिल्कुल। पहलगाम के हमले पर मुझे ये बताइए, पहलगाम में जब हमला हुआ था कौन सा देश सामने आया था हमारे साथ आकर के? कौन सा देश खड़ा हुआ था? जबानी तौर पर तो हर कोई खड़ा हुआ था। किसने अपने हथियार भेज दिए थे? किसने अपने सैनिक भेज दिए थे? आपको बुरा लग जाता है। ये लड़ाई अगर दो देशों के बीच में शुरू हुई है तो उन्हें निपटानी चाहिए, ना कि पूरी दुनिया को लाकर के एक मुसीबत पे छोड़ देना चाहिए। अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया, उससे भी तकलीफ हुई। अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेड नहीं हटाया जा रहा, उससे भी तकलीफ हो रही है। और ईरान की तरफ से अगर ब्लॉकेड लगाया गया, ईरान ने अगर एक सिलेक्टिव अप्रोच रखी कि वहां से कौन सा जहाज जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा, तो उससे भी तकलीफ पूरी दुनिया ने उठाई है। फिलीपींस जैसे देश अपने यहाँ पर एनर्जी को लेकर के आपातकाल घोषित कर चुके हैं। क्या चाहते हैं और आप? मुझे आप बोलने दे तो मैं बताऊं क्या चाहते हैं। नहीं, मैं तो आपसे बोल रही हूँ, लेकिन आप तो सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के बैठे हुए हैं ना कि एक ही तरफ बोला जा रहा है, एक ही तरफ बोला जा रहा है। अगर आपकी खुन्नस है पर्सनल अमेरिका से, तो आप वहीं पर निकालिए ना, बाकी देशों से क्यों उलझना है? नहीं, आप बीच में इंटरप्ट कर देती हैं। इंटरप्ट नहीं करती हूँ, सवाल पूछना मेरा काम है, मीडिएटर हूँ मैं। आप मीडिएटर हैं, आप मुझे मैं अपने देश के बारे में उल्टा सीधा किसी भी पैनलिस्ट से सुनूंगी नहीं। आपको सही लगे ना लगे, आप उसको बाद में कह दीजिएगा। हाँ। अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है इस जगह पे आके किसी भी तरह का ब्लॉकेट लगाए, इंटरनेशनल वाटर्स में आके। अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, वो गैर कानूनी था, इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ था, गैर कानूनी आपराधिक अटैक किया। ईरान अपनी दिफा कर रहा है, अपनी सुरक्षा कर रहा है, और इसके लिए आके उसने अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद किया। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से मित्र देश के जहाज निकल रहे हैं, पूरी दुनिया से टोल लेने की बात नहीं है। जितने भी मित्र देश हैं उनके जहाज निकल रहे थे, निकल रहे हैं, आगे भी निकलते रहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।